हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिक पाठशाला 2.5 में। तो आपको पता ही होगा कि आज अब से हमारे चैनल में क्विज कोर्स स्टार्ट किया गया है, जिसके अनुसार हमें मैथ्स, रीडिंग और साइंस की क्लासेस आपको बैक टू बैक मिलती रहेंगी। ठीक है, तो उसी के दरमियान उसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लाया हूँ साइंस की पहली क्लास। हमारा स्टार्टिंग टॉपिक है बायोलॉजी का। बायोलॉजी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको उठा के मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजी की कौन से टॉपिक देखते हैं? जीव विज्ञान की कोशिका और अनुवांशिकता। कोशिका और अनुवांशिकता, इस टॉपिक के जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो हाईलाइटेड है उन्हें हम आपको बताने वाले हैं। तो ठीक है, देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। केंद्र, ये जो सेलुलर और मॉलिक्यूलर का केंद्र कहाँ पे है, जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ाई करते हैं? तो ऑप्शंस आपके पास है नई दिल्ली, पटना, जयपुर और हैदराबाद। ये चार ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं, नहीं पता है तो आगे देखिए। पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। होता क्या, देखिए, हैदराबाद में इसका केंद्र है जहाँ पे सेल्स के बारे में स्टडीज किया जाता है। ठीक है, उन्हें डिफाइन किया जाता है। तो इस अनुसार से एक ऐसी जगह है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद में आपका सेलुलर और मॉलिक्यूलर का केंद्र है जहाँ पे उनके बारे में जांच किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सेंटर फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोसिस अवस्थित है, यानी कि इसे हम CDFD के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपको पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा हिंट कुछ मिल रहा होगा, तो उसमें हम देख सकते हैं कि हैदराबाद में था ना, तो हमारा ऑप्शन यहाँ देखिए, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई। तो यहाँ भी हमारा आता है कौन? ऑप्शन नंबर डी। डी की जगह आता है अब ए यानी कि हैदराबाद। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कहता है ये, फिंगरप्रिंट, डीएनए का फिंगरप्रिंट है, हमारा फिंगरप्रिंट नहीं। डीएनए में कौन से हमारे अनुवांशिक गुण जो है हमें पूर्वजों से मिले हैं, उसमें हम जांच से हमको पता चलता है। ठीक है, तो उसे जांच करने के लिए एक केंद्र बनाया गया है जो कहाँ है? हैदराबाद में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका भिन्न होती है। ठीक है, सबको पता है भिन्न होती, मगर उनमें कौन कौन सी भिन्नता होती है? देखिए ऑप्शन पहला, कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होती है, तार केंद्रक होते हैं और हीमोग्लोबिन होते हैं। ये चार ऑप्शन है, इनमें से आपको चुनना है कि कौन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जंतु कोशिका को पादप कोशिका से भिन्न करता है। पहली बात ये देखिए, जंतु कोशिका की बात हुई ना, जंतु कोशिका मतलब हम, तो क्या पहला कोई ऑप्शन है कोशिका भित्ति नहीं होती है? ठीक है, तो कोशिका भित्ति का मतलब क्या हमारे अंदर कोशिका भित्ति है? हमारा जो सेल है, प्लाज्मा सेल, उसके ऊपर एक परत होती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं, वो हमारे अंदर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन, हरित लवक नहीं होते। आपको पता होगा कि हरित लवक किसमें होता है? पादप में होता है, तो हम तो पादप है नहीं। तो दूसरा भी क्या होता है कि पादप हम नहीं, तो हमारे अंदर कोशिका हरित लवक नहीं है, ये भी सही लिखा हुआ है। तार केंद्र, तार केंद्र क्या होता है आप देख सकते हैं। तार केंद्र क्या होता है, हमारे अंदर जंतु है तो हमारे अंदर एक या दो हो सकता है। ठीक है, मगर पादप कोशिकाओं में फिक्स दो होते हैं, जिसे ध्रुवीय टोपे भी कहते हैं, ध्रुवीय टोपी भी कहते हैं। तो इस अनुसार से तार केंद्र हमारे अंदर होता है। अगला हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन हम सबको पता है हमारे अंदर ब्लड है, तो ब्लड होने के कारण हीमोग्लोबिन होना ही है। इस तरह इन चार को जो ऑप्शंस है उसमें देख सकते हैं कि कुछ जो है पादप कोशिका के लिए बेहतर है, कुछ जो है सो जंतु कोशिका के लिए है। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से चारों के चारों ऑप्शन सेटिस्फाई करते हैं। तो हमारा उत्तर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त सभी, ई नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर, हम खाते हैं। ठीक है, खाते हैं किस लिए? ताकि हम ग्रो कर सके। तो यहाँ देखिए, प्रोटीन, वसा, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से कौन वो है जिसके कारण हमारा शरीर क्या करता है? ऊतकों की वृद्धि होता है, विकास होता है। ठीक, तो आप अगर जानते हैं तो थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, प्रोटीन, वो इसका सही आंसर होगा। प्रोटीन क्या होता है? हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिए। ठीक है, जिस वजह से 10 प्रोटीन जो हमारा यकृत प्रोड्यूस कर सकता है, मगर बाकी के 10 हमें बाहर से लेने होते हैं, चाहे हम कहीं से भी लें। तो 20 तरह के लगभग प्रोटीन हमें चाहिए, जिससे हमारा शरीर के सभी ऊतक वृद्धि कर सके, हम विकास कर सके सही तरीके से। आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? ठीक है, सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए, ये किसने कहा था? ये लुई पास्चर, एम जे स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, टी स्वान। तो इसमें हमारे ऑप्शंस के अनुसार हम देखिए तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4, यानी कि एम जे स्लाइडेन और टी स्वान। ठीक है, ये इन दोनों कोशिकाओं ने, इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1839 में, कब? 1839 में अपनी थ्योरी पेश की थी, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि हम सभी जीव किससे बने हैं? कोशिकाओं से बने हैं। ठीक है, अब आपको पता होगा कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिकाओं की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन अमीनो अम्ल, डीएनए, आरएनए या नाइट्रोजन बेस, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें से हम देख सकते हैं कि प्रोटीन के निर्माण, प्रोटीन हमारा किससे बना होता है, ये पूछ रहा है। थोड़ा अपने से दिमाग लगा के अगर आप उत्तर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी देखिए तो हमारे यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमीनो एसिड। हमारा जो शरीर है 20 तरह के अमीनो एसिड से मिल के हमारा शरीर का प्रोटीन या कोई भी प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो 20 अमीनो एसिड को मिला के प्रोटीन बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे वही क्वेश्चन है कि प्रोटीन बनने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो आपको अभी पता चल गया कि 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? अनुवांशिक उत्परिवर्तन का मतलब होता है हमारे पूर्वजों से हमें जो मिलता है, जैसे आदतें होती हैं, उनके ऐसे लक्षण होते हैं, मगर क्या हम आज भी अपने पूर्वज के ऐसे नहीं, कुछ ना कुछ बदलते आए हैं। तो वही जो उत्परिवर्तन हमें अनुवांशिक में है वो किसमें होता है? ऑप्शन है आपका डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, राइबोसोम या इनमें से कोई नहीं। तो वो जो अनुवांशिक में चेंज हो रहा है किसके कारण नहीं, किसमें हो रहा है जिसके कारण आज हम बदलते जा रहे हैं। तो ठीक है, तो सबसे इसका बेहतर आंसर है क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होता है? जो धारण किया हुआ अनुवांशिक लक्षण होता है उसमें कुछ बदलाव लाता है, क्योंकि हम अलग अलग पीढ़ियों में बदलते जा रहे हैं। पहले कुछ और थे, आज कुछ और है, तो वही अनुवांशिक परिवर्तन किस में हो रहा है? क्रोमोसोम में हो रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। जीन में परिवर्तन किस में होता है? अच्छा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीन परिवर्तन किस में होता है? ठीक, जीन परिवर्तन किस में होता है? ठीक है, तो जीन परिवर्तन का मतलब होता है कि हम हमारे अंदर जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में होता है डीएनए, और डीएनए का छोटी इकाई होता है जीन। ठीक है, तो जीन अगर बदल रहा है तो कौन बदलेगा? डीएनए बदलेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वही तो है, डीएनए में बदलाव होगा। ठीक है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख सकते हैं, कॉर्नबर्ग, जॉनसन, बेत्सान या ओचोया। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 2007 में दो बार पूछ चुका है। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर है कॉर्नबर्ग। ठीक है, कौन है? कॉर्नबर्ग, ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने ये बताया था कि डीएनए संश्लेषण को क्या कहते हैं। इन्होंने जो अपनी थ्योरी पेश की थी, इसी के लिए इनको 1959 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, क्योंकि डीएनए का पता लगना हमारे साइंस में एक अलग हिस्टोरिकल थ्योरी की तरह बात कर सकते हैं, एक ऐसा चीज जिसके बारे में पहले किसी को नहीं पता था, और एक नई जनरेशन का भी इससे इजाद हुआ। ठीक है, जो आजकल क्लोन बनाया जाता है डीएनए को चेंज करके बनाया जाता है, वो इसके बाद ही संभव हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप सबको पता होगा लगभग, जिसको पता है वो कमेंट करें, और नहीं पता है तो यहाँ देखिए, हमारे शरीर में क्रोमोसोम की संख्या पूछा तो ये 46 होता है, और जोड़ी पूछे तो 23 होता है। ठीक है, जिसमें से 22 तो मूलभूत होते हैं, परंतु एक जोड़ी जो होता है वो हमारा लिंग निर्धारण का होता है, जो कौन सा है? एक्स वाई या एक्स है। ठीक है, तो 22 जोड़ी मूल होते हैं और एक जोड़ी लिंग निर्धारण के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है खालिस्तान के दंश के कारण मलेरिया होता है। आप सबको पता होगा कि मच्छर के कारण मलेरिया होता है, मगर मच्छर में भी कौन? ऑप्शन देखिए, मादा एनोफिलीज मच्छर, नर एनोफिलीज मच्छर, नर मादा दोनों, या इनमें से कोई नहीं।
तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो मलेरिया होता है वो किसके कारण होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर, यानी ऑप्शन नंबर ए। और एक बात और, वो उसके काटने से नहीं होता बल्कि उसके अंदर जो पैरासाइट होता है, उसके ऊपर जो पैरासाइट होता है वो कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, उसके कारण होता है ये हमारा मलेरिया। अक्सर ये जो प्लाज्मोडियम अक्सर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से तीसरा प्रकार जो है वाइवेक्स जो हमें होता है वो उतना खतरनाक नहीं, मगर अफ्रीका में जो वाइवेक्स होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। प्लाज्मोडियम की एक प्रजाति है, वो बहुत ही खतरनाक होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया, यानी वो कौन महान आत्मा थे जिन्होंने अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा। ऑप्शन देखते हैं, ग्रेगर मेंडल, सी कॉन्फ्रेंस, एच ए मूलर, डब्ल्यू वेटसन, या इनमें से कोई नहीं। तो पूछता है कि कौन थे ये बोला था, तो इसका ऑप्शन आंसर है डब्ल्यू वेटसन। ठीक है, यानी डब्ल्यू वेटसन ही वो इंसान थे जिन्होंने अनुवांशिकता के विज्ञान को एक नया नाम अनुवांशिकी दिया। आज हर चीज के लिए अलग नाम है, जैसे कि आज अभी हम पढ़ रहे हैं जीव जंतुओं का, तो उसे जीव विज्ञान कहा गया, तो एक नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, आरएनए का मुख्य कार्य। मैं एक बात और ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन को कुछ अलग अंदाज में भी पूछता है। इसी को देखे ध्यान से, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है, यानी कि एक तरफ पूछता है आरएनए का कार्य क्या है, वही पूछ सकता है आपको कि कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है। जो पहला क्वेश्चन उसका ऑप्शन देखिए, पाचन क्रिया में सहायता करता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि पाचन क्रिया से आरएनए का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन संश्लेषण करने का इसका काम है। और दूसरा क्वेश्चन, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह कौन करता है, वो भी आरएनए ही करता है। तो इस अनुसार हमारा आंसर यहाँ पे वो क्वेश्चन नंबर बी। अगला देखते हैं, राइबोसोम का मुख्य कार्य। राइबोसोम कौन होता है, हमारे कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है राइबोसोम। ठीक है, इसका कार्य होता है प्रोटीन को बनाना। ठीक, तो देखते हैं इसका मुख्य कार्य। तो कोशिका में विभाजन का नियंत्रण, कोशिका में कार्य का नियंत्रण, प्रोटीन संश्लेषण या हार्मोन का स्रावन। ठीक, तो प्रोटीन संश्लेषण अभी मैंने बोल दिया, इसका आंसर सी, यानी हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं में संश्लेषण करता है। अगला देखिए, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आप 8वें 9वें क्लास में बहुत इस चीज से जानते होंगे कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। ऑप्शन देखिए, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, या इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतर को आपको पता ही हो अगर आंसर कि ऑप्शन नंबर सी जो है लाइसोसोम, वही इसका उपयुक्त सही आंसर है। लाइसोसोम का मेन काम होता है कि अपघटन, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसे अपघटित करता है। मगर कुछ केसेस में देखा गया कि अपने आप को अगर गलती से अपने आप से बाहर निकल गए तो पूरे के पूरे कोशिका को जला सकता है, यानी उसे नष्ट कर सकता है। उसका काम ही है अपघटन करना, चाहे वो कोशिका का करे या फिर वेस्ट मटेरियल का, इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, डीएनए का मूल मात्रक क्या है। डीएनए का मूल मात्रक क्या है। ऑप्शन देखिए, विटामिन, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, वसा। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड्स अलग अलग चीज है। ठीक, तो आंसर इसका होता है सी नंबर, यानी न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स से ये बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब होता है कि 10 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए का संश्लेषण, डीएनए को बनाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, आगे देखिए, जीन्स को बनाने वाले डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने प्रतिपादित की थी। आप सबको जीन यानी हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर पता डबल हेलिक्स है, मगर उसका पता किसने लगाया था ये यहां पूछेगा। ऑप्शंस देखिए, जैकब एंड मोनेड, बराबर मैकलिटनॉट, वाटसन एंड क्रिक, ये लैंडस्टीनर। अब थोड़ा सोचिए कि किसके बारे में किसका नाम ज्यादा आता है इस क्षेत्र में, वही इसका आंसर होगा। तो आप सबको पता होगा कि डीएनए का डबल हेलिक्स की संरचना किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहां मिलते हैं। अभी आपने देखा हमारे अंदर डबल हेलिक्स है। ठीक है, क्या एकल स्टैंडर्ड भी होता है, तो किसके अंदर होता है, तो हमारे बैक्टीरियोफेज 175
उसके अंदर होता है। ये एक ऐसी बैक्टीरिया है जो सिर्फ और सिर्फ गंगा नदी में पाई जाती है, और ये क्या कर सकती है, अपने जनसंख्या को तुरंत बढ़ा सकती है और हर तरह के वेस्ट मटेरियल को खत्म कर सकती है, यानी कि पावरफुल बैक्टीरिया बोल सकते हैं इसके कारण। और इसी के कारण आज हमारी गंगा भी पवित्र पानी है, भले वो देखने में गंदा लगता है मगर उससे बीमारी नहीं फैलती है, इसी बैक्टीरियोफेज के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जीव एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? ठीक, कौन सी जांच, यानी कि कौन सी जांच है जो एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? बहुत अहम है, आजकल इसका बहुत यूज भी होता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप, टिश्यू कल्चर, डीएनए फिंगरप्रिंट या 3 जेनेटिक कोड। तो ध्यान से सुनिए, अगर ब्लड से हम बात करेंगे तो ब्लड तो बहुतों का सेम होता है, ये तो हो नहीं सकता। टिश्यू कल्चर बहुतों का सेम है, हम इंसान तो अक्सर हमारा सेम ही होता है। मगर बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, तो डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है? अभी मैंने बताया था कि अनुवांशिकी से रिलेटेड है, जो हमारे पूर्वजों का होगा वही अनुवांशिकी हम में होगा, पूरा नहीं मगर कुछ बदलाव होगा, अधिकतर क्या तो वही तो होता है। तो उसी के अनुसार ये पता चलता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ही हम एक बच्चे के उसके पिता का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, तो आज के लिए 20 क्वेश्चन मुझे लगता काफी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को एनालाइज करना खुद से और अपने से कोशिश करना इसे बनाने की, ना बनने पर उत्तर आपको दिया हुआ है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए बना रहे हमारे साथ, ताकि आपको जल्दी से जल्दी ग्रुप डी की पूरी तैयारी कराई जा सके। और ऐसे वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ, बने रहे यूनिक पाठशाला 2.5 के साथ। धन्यवाद।